नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नवीन कारोबार में। मेरा नाम है नवीन। दरअसल आप सभी यही सोच रहे होंगे कि 2 महीने हो गए इस चैनल पर कोई वीडियोस नहीं आई गाड़ियों से रिलेटेड। तो दरअसल बात ये थी कि बैडमिंटन खेलते वक्त मेरा जो राइट शोल्डर था वो डिसलोकेट हो गया था और इसी के कारण मुझे सर्जरी करानी पड़ गई थी। तो इन्हीं सब चक्करों के बीच में ये 2 महीने निकल गए और फिलहाल मैं ठीक हूँ। तो अभी मैं सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बना दूँ। हाल फिलहाल में आपने ये न्यूज़ सोशल मीडिया, अखबारों में या फिर शोरूम्स में सुना होगा कि जो ये प्राइस हाइक होने वाले कार मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से वो है 1 अप्रैल 2025 से। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या होने वाला है, इसमें आप कैसे बेहतरीन डील पा सकते हैं अपनी गाड़ियों के लिए और ये प्राइस क्यों हो रही है हाइक, इसके बारे में मैं आपसे थोड़ा सा बात करूँगा। दरअसल ये पहली बार नहीं हुआ है कि प्राइस हाइक हो रही है। हर साल कार मैन्युफैक्चरर्स अपनी गाड़ियों की जो प्राइस है वो थोड़ी सी हाइक करते हैं और वो दरअसल 3 से 4% होती है, कभी कभी 2 से 3% हो जाती है और ये साल में 2 बार तो होती ही है। अभी फ़िलहाल अप्रैल में हुआ है, इसके बाद जो होगा वो अगस्त से अक्टूबर के बीच में कभी भी प्राइस हाइक हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे इन प्राइस हाइक में आपको एक अपनी गाड़ी की बेहतरीन डील पा सकते हैं। दरअसल गाड़ी एक ऐसी चीज़ है जो किसी के लिए सपना हो सकती है, किसी के लिए फीलिंग्स हो सकती है और या फिर किसी के लिए एक जरिया हो सकता है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए। तो जब हम नई गाड़ियाँ खरीदते हैं तो कैसे ये डीलरशिप्स वाले आपको अपनी स्कैम में फंसाते हैं या फिर कैसा ये अपना प्रॉफिट ज़्यादा कमाते हैं, आपको जो सहूलियत मिलने चाहिए वो आपको नहीं देते, ये सब चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताऊँगा। ये सब चीज़ें मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं इस फील्ड में काफ़ी सालों से काम कर चुका हूँ और मुझे इन डेप्थ इनका पता है कि क्या कौन से शोरूम्स वाले कैसे डील करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं किस कस्टमर्स को। और ये भी आपको बताऊंगा कि क्या क्या ट्रिक्स हो सकती है जिससे आप बेहतरीन डील पा सकते हैं अपनी गाड़ी खरीदते वक्त। अभी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ 10 पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप अपनी गाड़ी के लिए बेहतरीन डील पा सकते हैं। सबसे पहला तो है बजट। बजट एक ऐसी चीज़ है जो हर आदमी अपने अपने हिसाब से वैरी करता है कि मुझे किस रेंज में किस हिसाब से गाड़ियाँ खरीदनी है। जैसे कि हम मिडिल क्लास लोग अपनी पूरी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 बार ही गाड़ी खरीद पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि गाड़ी का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बढ़िया रहे और जिस रेंज में जिस बजट में हमने गाड़ी खरीदी है वो हमारे लिए वर्थ हो। आप सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए कि मुझे किस रेंज में गाड़ी खरीदना है। जैसे कि 8 से 10 लाख, 10 से 12 लाख, 12 से 15 लाख या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है या फिर उससे कम भी हो सकता है। आजकल तो गाड़ियाँ इतनी महंगी हो गई है कि जो ऑल्टो 3 लाख 4 लाख में मिल जाती थी आज वो 6.5 7 लाख में मिल रही है। तो इसलिए अपना जो बजट है वो ज़्यादा एक्सटेंड भी ना करें और अगर आप कर सकते हैं तो फिर ठीक है। बजट जितना भी आप अगर सपोज मान लीजिए अगर आपको 8 लाख की गाड़ी खरीदनी है तो एक हल्का मुल्का 50-60 हज़ार ऊपर या नीचे आप देख सकते हैं। इतना आप बजट अपना एक्सटेंड लूज या टाइट कर सकते हैं। दूसरा तो हम बात करेंगे कि सीटिंग की कैपेसिटी। जी हाँ, सीटिंग की कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाड़ी हमको किस सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन में चाहिए। कोई लोगों को मैंने अक्सर देखा हो कि घर में 3 ही लोग रहते हैं या फिर 4 लोग रहते हैं बट वो लोग गाड़ी बड़ी खरीद लेते, 6 सीटर 7 सीटर खरीद लेते और फिर कुछ सालों बाद उनको जब वो मेंटेनेंस, वो इंश्योरेंस, जो प्रीमियम जो भरना पड़ता है वो सब उनके बजट में महंगा गिर जाता है, थोड़ा सा जेब में भारी गिर जाता है और फिर उन्हीं को लगता है कि यार मुझे इतनी ज़रूरत भी नहीं थी बट फिर भी मैंने 6 सीटर या 7 सीटर खरीद लिया हूँ। तो आप भी सबसे पहले देख लीजिए कि अपने घर में कितने जन हैं, 3 है 4 जन है। अभी कोई लोग इसलिए भी गाड़ी खरीद लेते हैं कि मैं बड़ी गाड़ी खरीद लेता हूँ, कभी कोई मिल गया, कोई रह गया तो आ जाएगा अपनी गाड़ियों में। बट देखिए आज तक जो काम चल रहा था इसके आगे भी वैसा ही चल सकता है। अगर आपकी फैमिली बड़ी हो रही है तो फिर उस हिसाब से ठीक है बट अननेसेसरी आप इसको एक्सटेंड ना करें। अगर 3 लोग 4 लोग हैं फैमिली में तो 5 सीटर्स सफिशिएंट है। तो आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि मुझे किस कैटेगरी या फिर किस सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन के साथ मुझे गाड़ी खरीदनी है। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो है पूरी तरीके से फ्यूल पे डिपेंडेंट, जो कि है पेट्रोल, डीजल या फिर इलेक्ट्रिक। अगर आपका रनिंग बहुत कम है, बहुत ही कम चलना है, महीने में आप मान लीजिए 1000-1500 या फिर 2000 तक अगर आप महीने में चल रहे हो तो आप पेट्रोल की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। बट आपका अगर जो रेंज है, किलोमीटर की जो रेंज है वो 2000 से 2500 के ऊपर ऐसा जा रही है, 2500 भी चलो ठीक है मान लेते, तो फिर आप डीजल कंसिडर कर सकते हैं। दिल्ली जैसे एनसीआर शहर में तो आप डीजल 10 साल के लिए अगर खरीद रहे तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर कोई सेंस नहीं बनाता। बट
इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि 2500 के ऊपर अगर आप चल रहे हैं तो आप या तो सीएनजी की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, या तो उससे ज़्यादा चलना है आपको हर महीने 3000 से भी ऊपर, तो फिर आप आसानी से इलेक्ट्रिक की ओर शिफ्ट हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ अभी जैसे जैसे आ रही है मार्केट में, तो इसमें ऐसा हो जाएगा, एक पॉइंट आ जाएगा कि डीजल गाड़ियाँ और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में जो प्राइस डिफरेंस रहेगा वो बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि आपको सहूलियत के हिसाब से आपको किन गाड़ियों की ओर शिफ्ट होना है, या फिर आप सिटी ड्राइविंग कंडीशन में भी चल रहे हो, इस कंडीशन में भी आपके लिए इलेक्ट्रिक बहुत ही बेस्ट रहेगा। चौथा पॉइंट तो हम बात करेंगे कि डीलरशिप विजिट। देखिए, अगर आप नई गाड़ी खरीद रहे हैं तो आजकल हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फिर कहीं पे भी आपको गाड़ियों के बारे में आसानी से जानकारी मिल जाएगी। तो आप डीलरशिप विजिट करने से पहले कुछ 4-5 दिन पहले आप देख लें कि मार्केट में कौन सी गाड़ियाँ आ गई है और कौन सी गाड़ियों में फीचर्स है और क्या क्या इसका प्राइस पॉइंट है। और ये भी चीज़ ध्यान दीजिए कि आपके लिए प्रेफरेंस क्या है, सेफ्टी, फीचर्स या फिर फ्यूल इकोनॉमी या फिर परफॉर्मेंस। तो ऐसे ऐसे कुछ कैटेगरीज है। आप जो फीचर्स भी देख रहे हो तो उसमें आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको जो बेसिक नीड है वो फीचर से भी काम चल जा रहा है तो ठीक है, या फिर उसी के ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो आपको उसका ज़्यादा प्रीमियम भी भरना पड़ेगा, ज़्यादा पैसे भी, बजट भी एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए कि आपको किन फीचर्स की ज़रूरत है। जैसे मेरे कुछ दोस्त थे तो उनको जो गाड़ी खरीदनी थी तो उनका सिर्फ एक ही फीचर उनको चाहिए था कि मुझे 15 लाख के बजट में एक अडास वाली गाड़ी चाहिए थी। तो उन्होंने उस हिसाब से अपना फीचर पहले से ही माइंड में फिट कर लिया था कि मुझे यही गाड़ी लेना है और यही फीचर मुझे चाहिए गाड़ियों में। इसके बाद हम बात करते हैं डीलरशिप्स में जाने के बाद का एक्सपीरियंस। देखिए, गाड़ी आपको खरीदनी है, पैसे आपके हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पर एक्साइटमेंट दिखानी है, या फिर ऐसा भी नहीं दिखाना है कि मुझे सब कुछ पता है, बहुत नॉलेज है। ऐसा एकदम बेसिक, एकदम नॉर्मल बिहेवियर लेके जाइए। और जो सेल्समैन आपको प्रपोज कर रहा है जिस भी गाड़ी के लिए, तो ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में, अरे वाह ये फीचर ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ ना। आप नॉर्मल खड़े रहिए, बात कीजिए, और जो सेल्समैन बैठा है वो आपको इतने बढ़िया तरीके से, जो हम कहते हैं ना मक्खन लगाता है, वो इतने बढ़िया तरीके से मक्खन लगाने में एक्सपर्ट्स होते हैं, क्योंकि उनका वही काम है, गाड़ियाँ बेचना। तो इसलिए आप अपने पहले से तैयारी करके जाइए और गाड़ी खरीदते वक्त बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट मत रखिए। और अगर आपको बोल भी रही है, जैसे कि अभी ये जो मंथ चालू है, आपको बोलेंगे कि मार्च महीना चालू है, ये एंडिंग में आपको गाड़ी खरीद लो, बिलिंग कर लो, इसके बाद अप्रैल महीने से इसकी गाड़ियों की जो प्राइस है वो एक्सटेंड बढ़ रही है। अगर आपको सही में वो जो प्राइस हाइक हो रही है उससे कोई फ़र्क नहीं गिर रहा है तो सीधा कह दीजिए कि हाँ मुझे चलेगा प्राइस जो भी हाइक है, बट मैं फिलहाल सिर्फ देखने के लिए आया हूँ और मुझे सिर्फ जानना है कि क्या क्या प्राइस रेंज है, क्या क्या गाड़ी के मॉडल। इसके बाद हम बात करेंगे कि प्रेफर्ड डेज कौन से शोरूम में विजिट करने के लिए। देखिए, जैसा कि अभी आप सभी को पता है कि सैटरडे संडेज वीकेंड्स ही सभी को ऑफ रहते हैं, तो इसी दिन ज़्यादातर लोग शोरूम्स में विजिट करते हैं गाड़ियाँ देखने के लिए। बट मेरे हिसाब से अगर आपको गाड़ी खरीदनी है, सही में जेन्युइन होगा आप कस्टमर्स, तो आप वीकेंड्स में ना जाके वीक डेज पे जाइए। जैसे कि मंडे से फ्राइडे तक के जो डेज है इनके बीच में आप चले जाइए। जो आप वीक डेज पे विजिट कर रहे हो शोरूम्स में, इसका वर्थ आपको बाद में समझ में आएगा। मॉर्निंग के टाइम में जाइए या फिर दोपहर के टाइम में चले जाइए, और जो भी गाड़ी चाहिए उसमें अच्छे से बैठ के देखिए, अच्छे से उसके साथ बात कीजिए, थोड़ा सा गाड़ी के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, जिससे आपका एक रिलेशन भी वो सेल्स के मैन के साथ भी अच्छा हो जाएगा और वो गाड़ी भी अच्छे से बताएगा, अच्छे से समझाएगा, और जो भी कुछ फीचर्स है गाड़ी से रिलेटेड वो भी आपको अच्छी तरीके से बता देगा। इसके बाद हमारा मेन टॉपिक आ जाता है, वो है बुकिंग का। देखिए, गाड़ी बुकिंग करते वक्त बिल्कुल भी हड़बड़ी ना करना है। आपने गाड़ी अगर खरीदना है तो आपको 2-3-4 गाड़ियाँ तो ध्यान में रखनी है कि मुझे इस कंपनी की ऐसी गाड़ी चाहिए। तो हर एक शोरूम में आप जाकर देख सकते हैं कि मैंने कौन सी गाड़ियाँ दिमाग में रखी है और ये सब गाड़ियों में क्या क्या फीचर्स आते हैं, ये सब भी आपको ध्यान में रखना है। कि आप बार्गेन करें, सबसे पहले तो बड़ी बात ये है कि वो आपको अभी जो फेस्टिव सीजन शुरू है, जो मार्च एंडिंग चालू है, इसमें तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स करेंगे कि गाड़ी अभी ले लो, अभी बुकिंग कर लो, अभी सब कुछ बिलिंग वगैरह जो भी है 1-2 दिनों में ख़त्म करके आपको अगले महीने की जो प्राइस हाइक होने वाली वो नहीं लगेंगे। देखिए, ये बात तो सही में वो काफ़ी हद तक ठीक भी है, सही भी है। आप मान सकते हैं कि जो 31 तारीख है, जो 31 मार्च है, तब तक अगर आप गाड़ी की बिलिंग कर लेते हो तो आपको जो 1 जो अप्रैल की जो ये है प्राइस हाइक होने वाला है वो तो आपको नहीं बैठेगा। बट उससे पहले अगर आप पेमेंट अपना कर देते हो बुकिंग,
बुकिंग सिर्फ बुकिंग अमाउंट ही नहीं देना होता है, उसके बाद जो एक शोरूम भी है अगर आपने वो भी दे दिया है तो भी आपकी गाड़ी होल्ड हो जाएगी, तो भी आप सेफ हो जाओगे कि हाँ ठीक है चलो एक अप्रैल से जो प्राइस हाइक होने वाली उसमें मैं नहीं बैठूंगा। ये आप उनसे वर्बली भी बात कर सकते हो। कोई शोरूम्स वाले एक शोरूम की जो अमाउंट रहती है वो ले लेते हैं और कह देते हैं कि प्राइस हाइक जो होगी वो आपको नहीं लगेगी। और कोई शोरूम्स वाले क्या करते हैं कि पूरा अमाउंट जो है आरटीओ, एक शोरूम इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें ले लेते हैं और इसका इनवॉइस बना देते हैं ताकि प्राइस हाइक आपको लगे या ना लगे। ये सब सेल्स मैन ही आपको बता देगा कि ऐसा ऐसा होने वाला है, तो आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं ये आप देख लीजिएगा उनसे बात करके। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भी गाड़ियाँ नई निकली है उसमें तो कोई आपको डिस्काउंट मिलेगा नहीं, बट जो गाड़ियों को थोड़ा सा टाइम हो गया है आप ध्यान में दीजिए कि वो आपको जो ऑन रोड शोरूम रहेगा उस पर आपको डिस्काउंट दिलाने की कोशिश करेंगे। बट सबसे बढ़िया बात मैं आपको बताता हूँ, गाड़ियों को अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप उसको एक शोरूम पर भी डिस्काउंट निकाल सकते हैं, बस आपको अच्छे से बार्गेन करने को आने को ना। ये तो बड़ी बात होगी कि आपको सबसे पहले बुकिंग करते वक्त बुकिंग का अमाउंट तो आपने दे दिया, बट उसी वक्त इसी हिसाब से बुकिंग अमाउंट देना है कि मुझे एक शोरूम पे डिस्काउंट चाहिए। दूसरा तो इंश्योरेंस पे आपको डिस्काउंट करा सकते हैं, या फिर इंश्योरेंस आप ऑनलाइन भी विजिट करके अच्छा खासा डिस्काउंट ले सकते हैं, और वो वही एड ऑन्स के साथ। तीसरा तो है आपको गाड़ी के साथ वारंटी ज़रूर लेना है। गाड़ी आपको 4 साल, 5 साल, 6 साल, कितने भी साल के लिए रखना है, बट वारंटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई लोग 3 साल की अभी गाड़ियाँ ले लेते हैं क्योंकि कंपनी की तरफ से तो वारंटी होती है, और फिर सोचते हैं कि मैं 3 साल होने के बाद जब चौथे 5वें साल में आऊँगा उस वक्त वारंटी करा दूंगा। बट क्या होगा, उस वक्त जब वारंटी कराने आएंगे ना तो उस वक्त वो वारंटी की जो प्राइस रहेगी जो आज 20,000 में मिल रही वो शायद आपको 27-30,000 में मिल जाए। तो फिर ये आप और आपके माइंड से भी निकल जा सकती है कभी कोई बात। तो इसलिए आप वारंटी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है गाड़ी की वारंटी, तो वो तो आप ले। और मेरी तो आप सबको यही सलाह है कि कोई भी जो बंदा गाड़ी ले रहा है वो बेस मॉडल तो गलती से भी ना ले। लोग सोचते हैं यार मैं बेस मॉडल लेके उसको टॉप कराऊंगा, बट यार कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं है। जो आपका डॉक्यूमेंट रहेगा उसमें वो बेस मॉडल ही रहेगा, और फिर उससे जो गाड़ी की वारंटी रहेगी वो बोलेंगे कि लैप हो जाएंगी, नहीं होगी, जो भी चीज़ है, जो भी कारण है। बट आप मेरी तरफ से तो जो चीज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से बन के आई है उस जैसा जो फिटमेंट, जो क्वालिटी जो रहेगी वो नहीं रहेगी कभी भी शोरूम्स में भी जो एसेसरीज जो आपको बेच रहे हैं वो भी थर्ड पार्टी है, वो कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से बनकर नहीं आया है। तो आप अगर आपका बजट नहीं है तो थोड़ा सा रुक जाइए। अगर आप बजट एक्सटेंड कर सकते हैं तो प्लीज़ आपको हाथ जोड़ के विनती है कि बेस मॉडल ना ले, थोड़ा सा एक मॉडल शिफ्ट कर ले। फीचर्स आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से देख लिए, जिसमें आपको स्टीरियो, स्पीकर्स, बैक कैमरा, ये सब चीज़ें आने को ना, ये सब चीज़ें मैंडेट है। तो ऐसे फीचर्स को देख लीजिए जो आपको बेस मॉडल में ना लेना पड़े, और इसके ऊपर वाले मॉडल में आप एक जंप करके ले सकते हैं। थोड़ा सा बजट एक्सटेंड होगा बट आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा वर्थ रहेगा। जो चीज़ शोरूम में एसेसरीज के नाम पर लगाते हैं ये, तो ये 1-2 साल बहुत ही अच्छे से चलेगी, इसके बाद उसका असली दिक्कत आना चालू हो जाएगा। बट जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से बन के आया है वो कभी ख़राब नहीं होगी, वो जितना लंबा गाड़ी चल रही है ना वैसा वो गाड़ी, वो जो चीज़ उन्होंने लगाया है वो चलेगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में जो वो लगाते हैं उन सब चीज़ों पे ये R&D करके लगाते हैं। 1-2 साल की जो R&D होती है वो सब इन्हीं चीज़ों पे होती है। इसके बाद हम बात करेंगे इंश्योरेंस की। जब भी आप गाड़ी की डील कर रहे हो उस वक्त आप ध्यान दीजिए कि कौन कौन से कंपनी का इंश्योरेंस उन लोगों के पास अवेलेबल है, शोरूम्स के पास, डीलरशिप्स के पास। और आप ऑनलाइन अगर उन्होंने बोला है कि मुझे इफ्को, टोक्यो या फिर HDFC या फिर कोई भी XYZ इंश्योरेंस मुझे ये दाम पर आपको दे रहे हैं, तो आप घर जाकर एक बार ऑनलाइन चेक कर लीजिए मुझे सब यही एड ऑन्स उसमें भी मिल रहा है कि नहीं। और ऑनलाइन इससे आपको बहुत ही ज़्यादा सस्ता भी गिरेगा और ज़्यादा कन्वीनियंट भी होगा। ये लोग आपको बोलेंगे कि मुझे कि आपकी गाड़ी अगर आपने ऑनलाइन इंश्योरेंस ले ली है तो फिर इंश्योरेंस के टाइम दिक्कत होगी, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कहीं पे भी ऑनलाइन भी इंश्योरेंस ले सकते हैं या फिर डीलरशिप के थ्रू भी आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। बट आपको बार्गेन उसमें भी करते आने को ना कि मुझे ऑनलाइन इतना इंश्योरेंस गिर रहा है तो आप भी उसी के प्राइस, नहीं उतना बट उसके आसपास के रेंज में आप दे सकते हो तो दे दो, वरना मैं ऑनलाइन ले दूँ। इसके बाद जो मैंने आपको बताया था वो थी वारंटी आपको गाड़ी में लेना ही है। अगर आपका सस्पेंशन या फिर कोई सेंसर खराब होता है 3-4 सालों में तो आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा ड्यू अमाउंट जो बैठने वाला है बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। तो इसलिए गाड़ी में एसेसरीज एक बार का ना ले, बट गाड़ी के साथ साथ जब गाड़ी ले रहे हैं तो उसमें इंश्योरेंस के साथ साथ अपने वारंटी भी ऐड करा दीजिए। जो एक्सटेंडेड वारंटी है वो ऐड कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जो आता है वो है PDI। अभी आपको पता है PDI एक ऐसा चीज़ है जो हर किसी को लगता है कि मुझे सब कुछ आता है,
आप मेरी पीडीआई वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से आप गाड़ी का बेहतरीन पीडीआई कर सकते हैं। और इसमें मैं तो नहीं कहूँगा कि आप 100% बच सकते हैं जो शोरूम में जो स्कैम्स चलते हैं कि पीडीआई में क्या क्या होता है, ये मैंने आपको पीडीआई की वीडियो में बता दिया हूँ, वो उसको आप जाकर देख सकते हैं। बट ये आप अपनी तरफ से श्योर हो सकते हैं कि मुझे पीडीआई किस हिसाब से करना है, कैसे करना है, और पीडीआई करते हो किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान देना है, वो भी मैंने उस वीडियो में आपको बताया हो। तो पीडीआई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाड़ी लेते वक्त। और जो फाइनल पॉइंट है वो है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आपने सेल्स पर्सन के साथ, ऐसा नहीं है कि सेल्स पर्सन आज आपको गाड़ी बेच दिया और इसके बाद आपको उसका कभी काम नहीं गिरेगा। काम इसका बहुत ही गिरने वाला है, क्योंकि जब इसके अगर आपने गाड़ी खरीद ली है, इसके बाद आपको कभी भी उसको आधी रात में भी नहीं, बट आपको उसको कभी भी कॉल करके बता सकते हैं कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, या जब भी आप सर्विस करने जा रहे हो उस वक्त भी आप उसको बता सकते हैं कि भाई यार तेरा कोई जुगाड़ होगा, कुछ काम होगा तो उसके थ्रू मुझे करा दे, थोड़ा सा डिस्काउंट भी वो लोग फिर अपने अंदर थ्रू करा देते। तो सेल्स पर्सन और जो सर्विस एडवाइज़र है, ये दोनों चीज़ों, इन दोनों इंसानों को आप याद रखिए और उनके साथ अच्छे संबंध बना लीजिए। ऐसा ना हो कि बार्गेन के चक्कर में आप थोड़ा सा उनके मन में भी खटास बन जाओ, ऐसा भी ना करें, बट थोड़ा सा एक बढ़िया जो अच्छा मिठास वाला जो रिलेशन होता है वो थोड़ा सा बना के रखिए। मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइस हाइक जो हो रही है और ये किन किन गाड़ियों पे हो रही है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, प्राइस हाइक जो है वो हर कंपनी अपने अपने हिसाब से प्राइस हाइक कर रही है, ये हर एक मॉडल पे डिपेंड भी करेगा। अभी जो गाड़ियाँ जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बैठ के वो तो धीरे धीरे जो छोटी गाड़ियाँ हैं, छोटी इंजन वाली जो गाड़ियाँ है वो धीरे धीरे बंद कर दी जाएगी, क्योंकि इनको इन सब छोटी चीज़ों से कोई प्रॉफिट नहीं निकल रहा है। जितना ये बड़ी गाड़ियों को सेल करके निकाल रहे हैं उतना ही छोटी गाड़ियों को सेल करके नहीं निकाल पा रहे, इसलिए ये धीरे धीरे छोटी छोटी गाड़ियों को बंद करते जाएंगे। तो आप अभी जब गाड़ी खरीद रहे हैं तो उस वक्त भी ये चीज़ों का ध्यान रखिए। इसके बाद जो है वो है रॉ मटेरियल, इसके वजह से भी प्राइस हाइक हो रहा है। और इसके बाद जो है वो है जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, वो दिन भर दिन बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में अपना प्रॉफिट बना रहे हैं और वो नहीं चाहते कि वो डायरेक्टली आपको मिले। तो प्रॉफिट कमाने के पीछे इनका ये भी एक कारण हो सकता है कि प्राइस हाइक कर देना। ऐसे ही और अमेजिंग कार रिलेटेड कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए ड्राइव सेफ, स्टे ऑसम। धन्यवाद।